आमना घुट घुट कर रोती उसे मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करती रह गई, मगर वो उस पर यकीन नहीं कर पाया। दोबारा पागल नहीं होना चाहता था, ना रहम कर पाया और ना नरमी बरत सका उसके मामले में। उसने इतनी बेरहमी दिखाई कि वो जिंदगी से भरपूर लड़की 1 साल में ही हंसना मुस्कुराना तक भूल गई। सना बेगम मूसा की बेसकूनी का जिम्मेदार भी आमना को ठहराने लगी। हवेली वाले रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गए थे। कसूरवार औरत ही ठहरती है, यहाँ भी आमना को ही कसूरवार ठहराया गया। मूसा ने उसे जहनी और जिस्मानी अजियत से तोड़ कर रख दिया था। तुम बाप बनने वाले हो मूसा, मुझे समझ नहीं आ रही कि बेटी की दुआ दूं या बेटे की। बेटी हुई तो उसका माँ जैसा नसीब हुआ, फिर क्या करोगे? और बेटा हुआ तो तुम जैसा होगा, जो किसी और की बेटी को जिंदगी से ही दूर कर देगा। एक रोज हदीर ने उसे इत्तला दी। उसका लहजा सर था, तलखी और गुस्से से भरा। मूसा अपनी जगह जम सा गया। उसे पहली बार अपने किए पर अफसोस हुआ। पहली बार उसने आमना को अपनी बीवी की हैसियत से सोचा था। वो ठीक होने लग गया, आमना का ख्याल रखता, उससे माफ़ी भी मांगी। आमना माफ़ कर गई, मगर पहले जैसी नहीं हो पाई। औरत का ज़र्फ बड़ा होता है, वो मोहब्बत करे तो टूट कर करती है, वफा करे तो मरते दम तक निभाती है। मगर औरत खुद पर उठा हाथ और सख्त अल्फाज नहीं भुला सकती। मर्द के लिए मार कर माफ़ी मांगना बेशक आसान होता है, मगर औरत के लिए सहकर भुलाना मुश्किल। झूठ समझते हैं लोग कि लड़की भुला देती है। लड़की जैसी नाजुक मिजाज साथ मर्द के खुद पर उठे हाथ और सख्त अल्फाज कभी नहीं भुला सकती। बस कभी कभी ज़र्फ बड़ा कर लेती है, माफ़ कर देती है, मगर वो अंदर से पहले जैसी नहीं हो पाती। उसके अंदर की नाजुक औरत मर चुकी होती है। आमना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मूसा को माफ़ कर गई, वफा भी खूब निभाई, उसकी मार और सख्ती पर उफ तक नहीं किया। उसका घराना कमतर नहीं था। वो चाहती तो मूसा की हकीकत बताकर जान छुड़वा लेती, मगर वो चुप रही। और इसी खामोशी में ही अपनी प्रेगनेंसी के 8वें माह तबीयत बिगड़ने पर उसने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया और ख़ुद भी उसी खामोशी से ही मर गई। उसने जो गलत किया वो मान गई थी। इस बात का यकीन कर लिया था तो मोहब्बत का भी यकीन कर लेते मूसा। उसकी मोहब्बत थी कि तुम्हारा इतना बुरा सलूक सहती रही, हवेली वालों के ताने तक सुने, मगर यहाँ से नहीं गई। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। हदीर ने उसके रोने पर कंधा तो दिया था, मगर वो नाराज़ था उससे। उसे आमना की मौत का अफसोस हुआ था। उसे आमना की तकलीफ भूलती नहीं थी। उसे मनाल हाशिम से नफरत हो गई थी, जिसने एक लड़की की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। वही कसूरवार थी। मूसा मर्द था, उससे आमना का वो सब प्रैंक्स और डेयर्स जैसे खेल और इंजॉय करने जैसा माजी बर्दाश्त नहीं हुआ। मर्द का ज़र्फ इतना वसी सिर्फ तब होता है जब वो मोहब्बत करता हो, और मूसा आमना से मोहब्बत नहीं करता था। उसने माफ़ी मांगी, वो सुधरा, मगर देर कर दी। आमना ने उसे माफ़ कर दिया था, मगर उसके मरने के बाद वो बेसकून रहा। हवेली में दम घुटा तो हवेली छोड़कर खामोशी से चला गया। 3 साल अकेले रहकर उसने आमना से किए अपने सलूक की खुद को खूब सजा दी थी। वो मानता था उसकी बड़ी गलती थी, मगर हदीर को इस सब में असल कसूरवार मनाल हाशिम लगती थी। आमना गलत थी, ऐसे खेल खेलती रही, मगर वो सब छोड़कर मूसा की ज़िंदगी में आई थी। मनाल पर्दा रख जाती तो कुछ ना बिगड़ता, मगर वो कम ज़र्फ निकली। मूसा मर्द था, जो सुना उस पर नॉर्मल नहीं रह पाया। आमना की गलती थी, उससे शादी से पहले वो हकीकत बता देनी चाहिए थी उसे। मूसा अपना माजी खोलकर प्रिहान के सामने रख चुका था। प्रिहान साकित सी मूसा को देख रही थी। मैं जानता हूँ आप मुझे बुरा इंसान समझ रही होंगी, मगर मकसद ये था कि मनाल हाशिम जैसी लड़की के लिए गिल्टी मत हो। आपको भी ढेर उसी ने दिया था ना। आपको कुछ पता है कैसा इंसान था वो, जिससे पैसा मांगने का कहा था उसने? क्या पैसे यूं ही कोई दे देता है? चाहे पैसे लेकर फौरी वापस कर देती। वो आपको अपने ऑफिस से ऐसे जाने देता क्या? नहीं मिस प्रिहान, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं जितना आप समझती हैं। हाँ, दुनिया अच्छे लोगों की वजह से कायम है। 100 में से 2 लोग अच्छे हैं, और ये आपकी किस्मत थी कि आप अच्छे इंसान तक पहुंच गए। हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से मिनाल हाशिम को सजा हो, ऐसे बेहुदा खेलों से मज़ा लेने की सज़ा। उसने जाने क्या सोचा, मगर आप उसी की मोहब्बत के पास पहुंच गए। मूसा ने साफ अल्फाज में उसे समझाया, मैं आपको बुरा नहीं समझ रही, आपने गलत किया, मगर जिसके साथ किया उसने माफ़ तो कर दिया ना। आपको वर्गलाया गया था, मतलब आपने 3 साल अकेले। प्रिहान अटक अटक कर बोलती, उसे रिलैक्स करना चाह रही थी, उसकी शर्मिंदगी दूर करना चाह रही थी, मगर उसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इट्स ओके, मैं अब संभल गया हूँ। आप बस इतने अच्छे इंसान को हाथ से जाने नहीं देना। वो अच्छा भी बहुत है, और जब गुस्सा हो जाए तो बुरा भी बहुत है। ऐसा ना हो आपकी इन बातों पर गुस्सा होकर मनाल हाशिम का कत्ल कर दे। मूसा ने मजाहिया लहजे में कहा, लेकिन प्रिहान का तो ये सुनकर ही रंग उड़ गया था। कत्ल? क्या वो कत्ल भी करते हैं?
परिहान के घबराए अंदाज पर मूसा को हंसी आई। अरे नहीं, डरे मत, बस बातों से ही काम चलाता है। उसका लहजा और जुबान बहुत होता है अगले इंसान को जिंदा गाड़ने के लिए। मूसा हल्के फुल्के लहजे में बोलता उठ खड़ा हुआ और परिहान सोच में गुम हुई। सोचिए, मैं जानता हूँ सबसे घुलना मिलना मुश्किल हो रहा है, मैं बस ये चाहता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, हदीर के लिए, सिर्फ हदीर के लिए। यकीन करें, वो इस बार आपको कभी तकलीफ नहीं पहुँचने देगा। मूसा ने नरमी से मुस्कुरा कर उसे देखा और वहाँ से चला गया। वो अपने हुलिये पर नज़र डालकर देखने लगी। हदीर ने उसके लिए गर्म मौसम के हिसाब से सामान मंगवा दिया था। इस बार उसने रिवायती लिबास पहनने पर जोर नहीं दिया। लिबास मुकम्मल था, गर्म और खूबसूरत भी, खिलते रंगों वाले गर्म स्वेटर और वेलवेट की मोटी स्टाइलिश शॉल्स। वो ख्याल रख रहा था हमेशा की तरह, और प्रिहान के यूं कमरे में बंद रहने से बेइत्मीनानी भी महसूस करता था। प्रिहान को मूसा की बातों से इत्तफाक होने लगा। उसे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। उसका दिमाग मनाल की तरफ गया। इद्दत के दिनों में चिड़चिड़ेपन और दुख की कैफियत में उसने रीमा और मिरहा से भी बात करना छोड़ दी थी। मिनाल की खामोशी अब दहला रही थी। क्या वो प्रिहान से भी बदला लेने का सोच रही होगी? वो बेचैन सी हुई। हदीर को उसके खिलाफ किया तो? आगा जान, मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है, मगर ये हाकिम खान खटक ने नहीं किया। आप लोगों ने बगैर सबूत के गुलजान मोरे पर सारा गुस्सा उतारा। वो संजीदगी से बोलता नाराज नज़रों से बाप को देख रहा था। अब हमें तो यही खबर मिली थी कि खान आजर ने सफाई में बोलना चाहा तो वो उनकी दरमियान में ही बात काट गया। ये खबर आपको बहरोज़ खान ने दी होगी। अपने दिमाग और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना सीख लें आप लोग। खिलौना बनाया हुआ है उसने आपको, बस कर जाएं अब तो। खानजादा ने बमुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। उसे वापस आए हुए तीसरा दिन था। अब तक वो सब जान चुका था गुलजान पर कैसे गुस्सा उतारा गया। फरीहान उसकी रोज़ाना सबके दरमियान बैठने की ज़िद पर आज सुबह फट पड़ी। एक एक बात उसने चीख चीख कर बताई। वो दम बखुद रह गया था। खान यूसुफ माथे पर बल डाले खामोश बैठे थे। उन्हें समझ आ गई थी कि फरीहान उसे बता चुकी है, वरना गुलजान या घर की और किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मर्दों के खिलाफ बोले। खानजादा की वो लाडली बीवी अब उनके खिलाफ बोलना भी शुरू कर चुकी थी। खिलौना तो तुम बन रहे हो खान, बीवी जो बोलेगी उस पर यकीन कर लोगे क्या? हमारा भी दिमाग है। हाकिम खटक ने तुम्हें मारने की कोशिश की क्योंकि वो चाहता था कि इलाके की सरदारी उसके नवासों में से एक को मिले। खान यूसुफ की बात पर वो तासुफ से उन्हें देखने लगा। वो भी बहस करना नहीं चाहता था उनसे। उसकी नाराज़गी के खौफ से खान आजर खामोश बैठे रहे। इस बार वो बहरोज़ खान की तरफदारी नहीं कर पाए। मैं आज एक बात वाजे कर दूं, बस हो चुकी है मेरी। गुलजान मोरे को मैंने काम करने से सख्ती से मना किया। आज के बाद हवेली का कोई भी काम उनसे करवाया गया तो वो सब औरतें काम करेंगी और मुलाजमीन को फारिग कर दूंगा मैं। बहू या बीवी की हैसियत से उन्हें मकाम नहीं मिला ना सही, मगर मेरी माँ है वो। मजीद नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। मजीद नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, वो ज़ब्त से बोल रहा था। वन्नी में आई है, अब सर पर बिठा लें क्या? तुम्हारी माँ खानी है, कोई नाइंसाफ़ी हो तो बताओ। खान यूसुफ ज़िद चोकर बोले। कुछ अरसा चुप रहा था, कुछ अरसा गायब। अब फिर से वही रट लगा ली थी। वन्नी है तो मार डालें क्या फिर? जिंदगी गुजर गई उनकी, मगर आप लोगों की नफरत और गुस्सा सहते अभी दिल नहीं भरा। इंसान समझ कर ही बख्श दें उनको। घर वालों से सारी उम्र के लिए दूर कर दिया, अब तो रहम खा लें। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। या ये सब बंद करें या मुझे कह दें कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसने धमकी दी जो सब जानते थे झूठी है। वो कभी सबके बगैर नहीं रह पाया था, मगर आगा जान फिर भी हार मान गए। ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा होगा। खान आजर ने उसे मजीद भड़कने और गुस्सा करने से रोका था। बहरोज़ खान तुमसे मिलने आया तो मिले भी नहीं अच्छे से। तुम बदल रहे हो खानज़ादा। खान यूसुफ नाराज़गी से बोले। खानज़ादा बेशाख्ता मुस्कुराया। बहरोज़ खान से तो मैं तफसील से मिलूंगा आगा जान, बस कुछ दिन सब्र करें। वो टांग पर टांग चढ़ाए बोल रहा था। उसका अंदाज बता रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। खान यूसुफ बगौर उसे देख रहे थे। खाकी रंग के खद्दर के कुर्ता शलवार में उसका दराज सरापा दिलकश लग रहा था। कंधों पर मर्दाना ब्राउन शॉल रखी थी। सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर संजीदा तासुरात थे। मोबाइल पर नज़र रखे कुछ बेचैन सा लग रहा था। मर्दान खाने में उस वक्त खान अजहर और खान यूसुफ के साथ बैठा था। दावर टेरे पर था और यावर जाने कहाँ गुम रहने लगा था। हाकिम खटक मिलने के लिए आए तो उससे भी यावर नहीं मिला। यानी वो भी यही यकीन लिए फिर रहा था कि खानज़ादा हदीर को मारने की कोशिश खटक हवेली से ही की गई थी। खानज़ादा एक एक से बहस करने की बजाय अदब खान को बहरोज़ खान और हाशिम खान की तरफ से सबूत इकट्ठे करने का काम सौंप चुका था। मामू साहब से बात कर ली थी क्या? पलवैशे का निकाह कर ले साले से। शादी डिग्री के बाद माथे पर आते बालों को समेट कर
सर पर जमा था। वो मोबाइल एक तरफ रख कर बोला तो खान यूसुफ से बात करते खान आजर मुतवज्जो हुए। साले और पलवशे के रिश्ता होने की खबर मिल चुकी थी। मैं तो चाहता हूँ रुखसती करूँ, खामखा का बढ़ावा, पढ़कर क्या करना है? खानी ने तालीम मुकम्मल की है, अब हवेली में बैठी है, क्या फ़र्क पड़ा? खान यूसुफ सर झटक कर बेजारी से बोल रहे थे। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पहले हालात और थे। खानी नहीं मानी, मगर अब सोचना चाहिए। खान आजर भी उसकी बात से मुत्तफिक थे। पलवशे से पूछूंगा, अगर उसने पढ़ना चाहा तो रुखसती बाद में ही कीजिएगा। खानजादा दो टोक लहजे में बोलता दोनों को सर पकड़ने पर मजबूर कर गया। मूसा उनके पास आ बैठा, हुलिये से जाहिर हो रहा था शायद वापस जाने को तैयार था। ईसा तो चला गया, तुम नहीं गए अभी शहर? पहले आना याद नहीं रहता, अब जा नहीं रहे? खान यूसुफ ने तीखे लहजे में कहा तो वो ढिठाई से हंस पड़ा। आपकी इस डांट टपट को बहुत मिस किया है आगा जान, रौनक हैं आप तो। वो उनके गिर्द बाजू फैलाकर बोला, मक्खन मत लगाओ, जब मैं अपने खानजादा की याद में कमरे में बंद हुआ तब याद नहीं थे आगा जान? वो उसे दूर हटाते खफगी जता रहे थे। मूसा के साथ खानजादा भी हंस पड़ा। सुनो हदीर यार, ऑफिस कब ज्वाइन कर रहे हो वैसे? मूसा ने सीधे होकर खानजादा को देखकर पूछा। ये अभी कहीं नहीं जाएगा, हवेली में रहेगा। इसकी उसकी बजाय खान यूसुफ ने अटल लहजे में बात की थी। अभी जा भी नहीं पाऊंगा, काफ़ी स्ट्रेस्ड रहा हूँ और अभी मैं इतना रिकवर्ड भी नहीं, ना मैं ज़्यादा वर्क कर पाऊंगा ना सफ़र करने का दिल है। खान ज़्यादा संजीदगी से बोला, जहनी थकावट थी। वो ठीक था, मगर अंदर से अब भी थकावट और कमज़ोरी महसूस करता था। गुड, मुझे पूछना था यार, तुम्हारा प्रोजेक्ट था वो मैंने काफ़ी हद तक संभाल लिया। उसके सिलसिले में दुबई क्लाइंट से मीटिंग कंफर्म की है, दुबई जाना पड़ेगा, फिर क्या करना है? वो संजीदगी इख्तियार करता मशवरा लेने लगा। खानजादा ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। मैं अभी नहीं कर सकता इतना बड़ा सफ़र, तुम डील कर लो इस बार। वो सोफे से पुष्ट टेकता आराम से हालत में बैठ गया। मूसा ने गहरा सांस भरा। ओके, तो फिर मैं निकलूँ, कल की फ़्लाइट कंफर्म करवा लूँ? और सुनो, प्रिहान भाभी की आनी का हार्ट प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गया था, ऑपरेट करवाया उन्होंने। शी इज़ ओके नाउ, बट प्रिहान भाभी को ये सब बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तुम्हारे आने की बहुत खुशी है उन्हें, वो सेटल होते ही आएंगी। या मूसा ने ख्याल आते इन्फॉर्म किया, बात करूंगा मैं। वो सर हिलाकर बोला। मूसा बाल संवारता वहाँ से उठकर चला गया। खान यूसुफ और आज़र आपस में कोई ज़रूरी बात डिस्कस कर रहे थे। वो उठकर जनान खाने की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आया तो प्रिहान कहीं नहीं थी। ग्लास डोर से झांका, वहाँ भी नहीं थी। कमरा अच्छा खासा गर्म हो रहा था। वो शॉल उतार कर एक तरफ रख गया। वॉशरूम से आती प्रिहान की सिसकियों की आवाज़ पर वो परेशान सा उसकी तरफ बढ़ा। दोपहर से बिना कुछ खाए पिए वॉमिट करके उसे अब अपनी ख़राब हालत पर रोना आ रहा था। प्रिहान, क्या बात है, क्या हुआ? वो फिक्रमंदी से आगे बढ़कर उससे पूछने लगा। जर्द चेहरा और आंसुओं से भरी आंखें। वो पिछले कुछ दिनों से उसकी ये हालत देख रहा था, मगर वो पूछने पर भी टाल रही थी। अब भी खामोश खड़ी बुरी तरह लरस रही थी। उसने आगे बढ़कर नरमी से उसे अपने हिसार में लेते उठाया, बाहर आकर बिस्तर पर लिटाया। मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल मिलाई। हदीर, प्रिहान ने उसका हाथ थामकर आहिस्तगी से पुकारा तो वो उसके पास बैठता सीने से लगा खुद से लगा गया। तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, डॉक्टर को घर बुला लेता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, सही से खा पी भी नहीं रही हो, चेकअप करवाना ज़रूरी है। वो उसका सर तपकता मोबाइल कान से लगा गया। मेरी बात सुन लें प्लीज़, मैं बताती हूँ सब। उससे मोबाइल लेकर वो कॉल बंद कर गई। खानजादा ने हैरत से उसे देखा मगर खामोश रहा। आई एम सॉरी, मैंने सुबह इतना गुस्सा किया, इतनी ऊंची आवाज़ में बात की, मुझे बस गुलमोहरे के लिए दुख हुआ था। आई एम सॉरी। वो जो खानजादा के यहाँ रहने की ज़िद पर उससे भी लड़ने लगी थी, मूसा के समझाने पर अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगने लगी। कोई बात नहीं, तुम हर्ट थी, मैं जानता हूँ, अब कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। मुझसे यूँ माफ़ी मत मांगा करो, तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती मुझे। वो अपनायत से बोलता उसकी पेशानी पर लब रख गया। क्या डॉक्टर को बुलाऊं या खुद जाओगी? हाथ की पुछ से उसके आंसू साफ करता वो बोला था, मैं बताती हूँ, बट पहले वादा करें लेट बताने पर नाराज़ नहीं होंगे। मैं बस चाहती थी अच्छे मूड में फुर्सत में बताऊँ आपको। वो वादा करने के लिए हाथ उसके आगे फैलाते हुए बोली। उसकी तमहीद पर परेशान सा वो सवालिया नज़रों से उसे देखता, अपने मजबूत हाथ से उसका नाजुक हाथ थाम कर बोला। प्रिहान उसकी लगावट पर झीम सी गई। मेरी ये कंडीशन तकरीबन 2 माह से है। मैं प्रिहान के बोलने पर वो बुरी तरह घबरा गया। प्रिहान, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए तो इतनी वीक हो गई हो, पागल हो क्या? उसकी बौखलाहट अरूज पर थी। चेहरे पर फिक्र लिए उसे डांटता वो प्रिहान को इतना अच्छा लगा कि वो देखती रह गई उसे। आप बाबा बनने वाले हैं। आंखें मीच कर चेहरा छुपाए वो तेजी से बोलती खानजादा को चुप करवा गई। क्या कहा?
फिर से बताओ, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुना है प्रिहान। वो प्रिहान का चेहरा हाथों में थाम कर बेयकीनी से पूछ रहा था। आपने सही सुना, यावर भाई से पहले आप बाबा। वो शर्म से बोलती बात अधूरी छोड़ गई। प्रिहान क्या वाकई? थैंक्स टू अल्लाह। उसके गिर्द बाजू फैलाकर वो दिल से मुस्कुराया था। I'm सॉरी, पहले नहीं बताया। प्रिहान ने माजरत की। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो दरिया दिली का मुजाहिरा करता प्रिहान का चेहरा अपने हाथों में लिए देखने लगा। वो खुशी से पागल हो रहा था।